आज का हम लोग देखते हैं दैनिक जागरण। आज है 15 अप्रैल है और आज का दैनिक जागरण हम लोग देखते हैं। 15 अप्रैल का दैनिक जागरण क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो पहला खबर है, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी। क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, क्या क्या वादे किए जा रहे हैं, आइए एक नज़र हम लोग देखते हैं। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 5 लाख तक मुफ्त इलाज। ठीक है। अन्य योजना के तहत गरीबों को अगले 5 वर्ष तक मुफ्त में अनाज। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ठीक है। स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर ध्यान। स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम पर ध्यान। पारदर्शी भर्ती प्रणाली, पेपर लीक रोकने को कानून का कार्यान्वयन किया जाएगा। पारदर्शी भर्ती प्रणाली होगी, पेपर लीक जो होता है इसको रोकने का उपाय किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दरवाजों पर सरकारी सेवाओं की डिलीवरी होगी। फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाना और कृषि के लिए उपग्रह लॉन्च करना। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सभी तरह के चालकों को शामिल करना। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सभी तरह के चालकों को शामिल करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना, लेकिन एनआरसी पर चुप्पी। एक राष्ट्र एक चुनाव को हकीकत बनाना, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव भी सरकार ले आएगी। दुनिया भर में रामायण महोत्सव आयोजित करने का दावा। जांच एजेंसियों को दुरुपयोग के विपक्षी आरोप खारिज करते हुए भाजपा ने साफ किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। इससे कई तकनीक का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाएगा। देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या और उनकी परेशानियों को देखते हुए भाजपा ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत में शामिल करते हुए उन्हें सालाना 5 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज देने का वादा किया है। भाजपा के 2 पुराने वादे अनुच्छेद 370 निरस्त करने और राम मंदिर निर्माण का उल्लेख मोदी की उपलब्धियों में दर्ज है, लेकिन भगवान राम इस बार भी घोषणा पत्र में मौजूद है। भाजपा ने पूरी दुनिया में रामायण महोत्सव आयोजित करने का वादा किया है। पूरी दुनिया में रामायण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं। साथ में देखिए 2036 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से, 2036 में ओलंपिक का मेज़बानी करेगा भारत। आप जानते हैं कि अभी जो है 32वां ओलंपिक गेम जो है 2020 में हो चुका है, कहाँ पे, जापान में। ठीक है। उसके बाद 33वां ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा, तो वो होगा फ्रांस में होगा। ठीक है, 24 में होगा फ्रांस में। और उसके बाद आप जानते हैं कि 2028 में जो है 2028 में 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। कहाँ होगा, अमेरिका में। तो आपने देखा कि 32वां ओलंपिक 2020 में हो गया जापान में, 33वां ओलंपिक होगा कहाँ पे, तो फ्रांस में होगा 2024 में। ठीक है। और 34वां ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है तो 28 तक तो हो गया ओलंपिक का बात। अब 32 में कहाँ होगा इसका भी नहीं दिया, लेकिन 36 में भारत कह रहा है कि 36 में ओलंपिक का मेजबानी भारत करेगा। मुद्रा योजना में सरकार देगी 20 लाख कर्ज। मुद्रा योजना में जो जुड़े उनको 20 लाख कर्ज देगी सरकार। चलिए आगे चलते हैं। इधर से राजनीतिक बातें हैं। घोषणा पत्र हमने पढ़ दिया, इसके पीछे मेरी कुछ और मंशा नहीं थी। आगे चलते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी से भिड़ेंगे कन्हैया को बिहार आने पर रोक लगा दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी कहते नहीं, बिहार में केवल मैं ही रहूँगा और कोई युवा नेता अगर बिहार में आया तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। देख रहे हैं पप्पू यादव के साथ भी क्या किया गया। भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई और बेरोजगारी गायब, राहुल गांधी बोले हैं। ये सब तो चलता रहता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं ये मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र, पढ़ते हैं क्या है। चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर। चुनावी घोषणा पत्र जो है वो, थोड़ा सा इसको मैं ये कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा है।
चुनावी घोषणा पत्र वास्तविकता के धरातल पर किसी बड़े परिवर्तन की वजह नहीं बनते, लेकिन हर चुनाव से पहले उनके जारी होने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। असल में इस घोषणा पत्र की भूमिका भोजन में अचार या पापड़ की तरह होती है, जो अगर थाली में न पड़े तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे कुछ जायका जरूर बन जाता है। चुनावी घोषणा पत्र को इसी रस्म अदायगी को पूरा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा ने भी रविवार को संसदीय चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र कहा। संकल्प पत्र। चूँकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों और पहचान की राजनीति में काफ़ी विश्वास रखते हैं, तो संकल्प पत्र को अपेक्षित समय से कुछ दिन पहले अंबेडकर जयंती के दिन जारी कर एक अंतर्निहित राजनीतिक संदेश देने का काम किया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले अपने घोषणा पत्र जारी किया है। यह बहुत ही स्वाभाविक है कि विपक्षी दलों के चुनावी घोषणा पत्र लुभावने वादों पर केंद्रित है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने के ऐसे घोषणा पत्र में वादों के साथ अपनी उपलब्धियों का भी कुछ बखान होता है। भाजपा के संकल्प पत्र पर इसी संकलन की छाप दिखती है। चूँकि भाजपा पिछले 10 वर्षों से केंद्र में सत्ता में है, तो उसने अपनी उपलब्धियों के साथ ही उसमें निरंतरता के भाव को प्रदर्शित करने के साथ ही सुखद भविष्य की तस्वीर दिखाई है। कुछ बिंदुओं के आधार पर इसे समझा जा सकता है कि पहले वैचारिकी की कटौती पर खरा उतरना, दूसरा सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर समीकरणों को साधना, तीसरा बेहतर भविष्य की रूपरेखा के आधार बिंदु पेश करना, चौथा विकसित भारत की आधारभूमि तैयार करना और लोक कल्याण के दायरे को बढ़ाते हुए उसे बेहतर करना। और प्रधानमंत्री मोदी की गहरी छाप है इस पर। भाजपा की अपनी एक बहुत स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अपनी स्थापना के बाद से ही वह अपनी वैचारिकी पर अडिग रहा है। गठबंधन सरकार के दौरान जरूर विचारधारा से जुड़े कुछ मुद्दों पर वैसी सक्रियता न दिखी, लेकिन मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में पार्टी के 3 प्रमुख वैचारिकी वादों को पूरा करने का काम किया। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त किया, जो एक समय असंभव सा लग रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर के खासे मुखर भी हैं। अदालती आदेशों के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह खुली और सरकार ने भव्य मंदिर के निर्माण की राह सुगम करते हुए हर संभव सहयोग किया। नागरिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भी सरकार ने अपनी विचारधारा से जुड़े एक वादे की पूर्ति की। समान नागरिक संहिता जैसा मूल वैचारिकी मुद्दे की दिशा में भाजपा की कुछ राज्य सरकारों ने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाए हैं और इस संकल्प पत्र के माध्यम से भी भाजपा ने अखिल भारतीय स्तर पर इसके क्रियान्वयन के संकेत देकर इस नीतिगत मोर्चे पर निरंतरता का वादा किया है। आर्थिक सामाजिक मोर्चों पर भाजपा ने अपनी विशिष्ट शोषण इंजीनियरिंग को मूर्त रूप दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी जिस जातिगत जनगणना की आड़ में ओबीसी को लुभाने के मकसद से भाजपा को घेरने का व्यूह रच रहे हैं, उसी ओबीसी से जुड़े पिछड़ा वर्ग आयोग को भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान संवैधानिक दर्जा दिया। ग्राम पंचायत तथा ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना ग्राम पंचायत तक नए संस्थान संगठन सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया। जैसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का स्थापना, इस प्रकार पुराने संसद की जगह नया संसद। यह संदेश दिया गया कि बदलते समय के अनुसार बदलाव बहुत आवश्यक है। आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिहाज से भाजपा ने एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति गठन किया, जिसने बीते दिनों अपनी संस्तुतियां पेश की। इसके माध्यम से भाजपा को यह संदेश देना चाहता है कि बार बार होने वाले चुनाव के चलते जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसका प्रभाव विकास गतिविधियों पर पड़ता है और यह संसाधनों के लिहाज से भी खर्चीला होता है। इसीलिए समय, ऊर्जा, संसाधन और विकास के मोर्चे पर निरंतरता के लिए यह परिवर्तन बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का आह्वान किया और तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिकी बनाने की बात कही। इस संकल्प की पूर्ति में वह 4 वर्गों युवा शक्ति, किसान, महिलाओं, गरीबों को साधने की बात करते हैं। वह इन वर्गों को देश की सबसे बड़ी प्रमुख जातियां भी बताते हैं। उनके लिए कार्य योजना से लेकर संकल्प पत्र में भाजपा के प्रयासों की छाप दिखती है। युवा शक्ति के लिए कौशल विकास और मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाने की बात है। वहीं किसानों के लिए सम्मान निधि और एमएसपी के लिए कही जा रही है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला
ड्रोन दीदी और विधायिका में 33% आरक्षण जैसे बिंदु है। वहीं गरीबों के लिए आयुष्मान योजना के साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए उपचार और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं हैं। कुल मिलाकर यह देश को विकसित बनाने के साथ ही जन कल्याण के दायरे को विस्तृत बनाने की बात है। संकल्प पत्र पर पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की छाप दिखती है। इसमें वो पार्टी, सरकार या गठबंधन से भी अधिक प्रभावी पात्र के रूप में उपस्थित है। उसने जगह जगह मोदी की गारंटी का ही उल्लेख किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार का संकल्प भी दोहराया। निस्संदेह भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को इस बात की भी गारंटी देनी चाहिए कि भाजपा में शामिल होने वाले भ्रष्ट नेताओं पर भी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी। ऐसा होने पर ही उनकी यह गारंटी प्रभावी दिखेगी, अन्यथा शायद यह जनता को उतनी आश्वस्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। कुछ ही दिनों में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के संकल्प पत्र पर जनता का क्या विकल्प अपनाती है जनता। ठीक है, तो ये रहा भाजपा का घोषणा पत्र की बातों। मैं एडिटोरियल में आज यही दिया था, तो मैंने आपको ये बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ और खबर जो कि हमारे आपके काम का हो। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का वादा। तो ये घोषणा पत्र का ही बात है। आगे चलते हैं। जूनियर मलिंगा के आगे हिटमैन का शतक टिका। जानते हैं कि कल काफ़ी रोचक मैच था। जो लोग जो चाहते थे वही कल के मैच में हुआ। चाहते थे धोनी मारे, तो धोनी मात्र 4 गेंद में 3 छक्के लगा करके 20 रन बना दिए। उसके बाद हिटमैन ने क्या किया, रोहित शर्मा का मतलब हिटमैन, उन्होंने क्या किया, कल शतक लगा दिया और मुंबई हार गई टपड़ी की वजह से। 6 बॉल में 2 रन बनाया और धोनी से 3 छक्का भी खाया। टपड़ी किसको कहते हैं आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइलों की बौछार। 300 से अधिक ड्रोन मिसाइलों के हमले को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस संग इजराइल ने भी विफल किया। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है इजराइल पे ईरान का अटैक हो चुका है। और इजराइल ने कुछ दिन पहले ही सीरिया के दमिश्क में जो दूतावास था ईरान का, वहाँ पर उसके 2 बड़े सैन्य अधिकारी को ड्रोन हमले में मार गिराया था उसके वाणिज्यिक दूतावास में, जिसकी जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान सोच रहा था और ईरान ने बदला लेने का काम शुरू कर दिया है ईद ख़त्म होते ही। तो आइए एक नज़र इसको देखते हैं। आशंका के अनुरूप ईरान ने रविवार को भारतीय समय अनुसार मध्य रात्रि के बाद 3 बजे 2313 किलोमीटर दूर स्थित इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इस हमले में एक बच्ची के घायल होने और वायुसेना के अड्डों को नुकसान होने की बात है। ईरान के छोड़े 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन में से 99% को इजराइल ने आकाश में ही ख़त्म कर दिया। उसने इस कार्य में मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का आभार जताया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस उसका साथ दे रहे हैं। हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट संदेश में कहा कि हमने रोकने का रास्ता बंद किया है। हमने रास्ता बंद किया है। अंततः हम जीते। दशकों के जारी छद्म युद्ध के बाद इजराइल पर ईरान का यह सीधा हमला था। ठीक है, दशकों के जारी युद्ध के बाद इजराइल पर ईरान का यह हमला सीधा था। वैसे पिछली सदी में दोनों देशों में गहरी दोस्ती भी रही है। 8 वर्ष पहले ईरान इराक युद्ध में 8 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ ईरान इराक युद्ध में इजराइल ने ईरान को हथियारों की आपूर्ति की थी। ताज़ा हमले के बाद इजराइल पर दबाव आ गया है कि वह ईरान को जवाब दे, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इजराइल पर और बड़ा हमला करेगा। साथ ही पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी ठिकाना बनाएगा। ईरान ने कहा कि उसने दमिश्क में अपने दूतावास पर हुए हमले के जवाब में इजराइल पर हमला किया है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संपन्न देशों के समूह G7 नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई गई और इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की गई। इजराइल के समर्थन का ऐलान किया गया। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इटली और जापान के नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव को कम करने वाले कदम उठाने जाने की। आप G7 जानते हैं, G7 में कितने मेंबर है, तो G7 में 7 मेंबर है, जिसमें है अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है और साथ में मतलब उत्तरी अमेरिका के 2 देश, एक अमेरिका है एक कनाडा है, 2 देश हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ब्रिटेन के
यूरोप महाद्वीप के कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप के 4 देश में एक जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया और इटली हो गया। तो 4 और 2 अमेरिकी 6 और एक एशिया का देश जापान, 7 मेंबर इसमें टोटल हैं। ठीक है, तो अब जो है देखिए आज इतना ही रहने देते हैं। मेरे हिसाब से यही आज का टोटल कंप्लीट खबर है जो आपके काम का है।